नमस्कार दोस्तों, दिव्यांशु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बहुत सारे स्टूडेंट क्लास 10 में आ चुके हैं और वो अपनी प्रिपरेशन को अब एकदम ही फ्लो पे लाना चाहते हैं। तो क्या करा जा सकता है, कौन सा ऐसा वे हो सकता है जिससे कि वो आसानी से अपनी नॉलेज को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सके। देखिए, बुक्स के अलावा हमारे पास बहुत सारे ऐसे मेथड्स होने चाहिए जिनसे आप अपनी नॉलेज को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। कई बार बुक्स में पढ़ते हुए हमें वो चीज़ें नहीं समझ में आती, तो उनको और अच्छे से कैसे समझा जा सकता है, इसलिए आज मैं आपके सामने ये वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो केमिस्ट्री, क्लास 10 केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आज हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और इसको हम कई पार्ट में करेंगे। तो प्लीज़ इस पहले पार्ट की वीडियो को ज़रूर देखिएगा और एंड तक देखिएगा, मेरी रिक्वेस्ट है, ताकि आपको कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन नहीं हो और नेक्स्ट वीडियो को देखते हुए आपके माइंड में कहीं पर भी कोई डाउट नहीं आए। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हम लोग अपने आज के इस वीडियो को। जैसा कि आज हमारा टॉपिक देख रहे होंगे आप, अब क्या है, केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशंस। बहुत ही सिंपल, बहुत इजी टॉपिक है ये। क्लास 10 में जो स्टूडेंट पहुंचे हैं, बोर्ड का एकदम बिल्कुल नहीं डरने का, बहुत ही इजीली टॉपिक है। अब जैसे कि आप लोगों ने लास्ट में पढ़ा होगा कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले एकदम बेसिक से उतरते हैं। लास्ट क्लास में आपने पढ़े होंगे चेंजेस, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज क्या था, जैसे कि मेरे पास एक कागज़ है, इसका एक फिजिकल स्ट्रक्चर है। अगर मैं इस कागज़ को ऐसे करके यूँ मोड़ दूँ और उसके बाद छोड़िए तो इसके फिजिकल स्ट्रक्चर में हो गया चेंज, ठीक है। और अगर इसको हम चाहें तो वापस से अपनी जगह पर ला सकते हैं। और जो ये कॉर्नर पड़ा है इसको हम क्या कर सकते हैं, पेस्ट भी कर सकते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर में जो चेंज हुआ था, हमने वापस इसके स्ट्रक्चर को चेंज करने के बाद फिर से रिवर्स में ला करके हम वापस से अपना कागज़ ले सकते हैं, ठीक है। बट वहीं दूसरी तरफ होता है केमिकल चेंज। अगर मैं इसी कागज़ को बर्न कर दूं तो लास्ट में हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ ऐश। जो ऐश बचेगी तो ऐश को जलते हुए हमारे पास कुछ क्या देखेंगे, अगर हम जब कागज़ को जलते हुए देखेंगे तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि उसमें हीट रिलीज़ हो रही है, उसके टेम्परेचर में चेंजमेंट हो रहा है, उसमें से स्मोक निकल रहा है और उसका जो लास्ट में फिजिकल स्ट्रक्चर है वो एकदम ही चेंज हो गया, वो हो गया एकदम ऐश, एकदम डस्ट की तरीके से। तो यहाँ पर एक था फिजिकल चेंज और एक था केमिकल चेंज। तो चेंज की दो कैटेगरी हो गई। तो जो हमारा इरिवर्सिबल है, यानी जो केमिकल चेंज है, तो वो एक सीरीज में चलता है। कोई भी स्टेप उसमें ये नहीं हो सकता कि जैसे जो पेपर था तो पेपर पहले ऐश बन जाए फिर उसमें से स्मोक निकले, इस तरीके से नहीं हो सकता। तो वो एक सीरीज़ में ही चलता है। तो ऐसी जो रिएक्शन होती हैं, ऐसी रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। तो ये 4 पॉइंट उसमें ध्यान में रखना पड़ता है। सबसे पहला होता है उसमें क्या, चेंज इन टेम्परेचर। सबसे पहली चीज़ उसमें क्या होगी, चेंज इन टेम्परेचर। फिर सेकेंड चीज़ में आ जाएगा आपका चेंज इन स्टेट। उसकी जो स्टेट होगी, जो फिजिकल स्ट्रक्चर होगा, उसमें क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा हमारा क्या, चेंज इन कलर। पेपर था, पेपर को हमने क्या किया, जब जलाया तो जलने के बाद हमको किस कलर में मिला, ब्लैक कलर में। पहले क्या था, वाइट। उसका टेम्परेचर क्या था, पहले तो नॉर्मल ही था, हमने उसको हीट किया तो उसका टेम्परेचर हो गया हाई। उसका जो स्टेट था, पहले वो सॉलिड स्टेट में था पेपर, उसके बाद वो क्या बचा, ऐश बचा। फिर उसके कलर पे भी हमारा चेंजमेंट हो गया। एक हमारा बचता है 4 पॉइंट। तो 4th पॉइंट क्या होता है हमारा, एवोल्यूशन ऑफ गैसेस। यानी कि बहुत सारी गैसेस क्या होती, केमिकल रिएक्शन के टाइम पे एवोल्यूट होती हैं और वो बाहर की ओर निकलना चाहती हैं। स्मोक भी, जब हमारा पेपर भी जल रहा होगा तो उसमें से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और इस तरीके से बहुत सारी गैसेस उसमें से निकलती। तो बस सेम चीज़ आपके वहाँ पर भी क्या है कि गैसेस भी वहाँ पर रिलीज होती है। तो एक बेसिक सा एक
इंफॉर्मेशन थी कि केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, और केमिकल रिएक्शन में एक्चुअली होता क्या है कि ये पहली चीज़, इसकी अब कुछ क्वालिटीज़ आपको मैं बता दे रहा हूँ कि पहली क्वालिटी हो जाती है कि इरिवर्सिबल होती है, यानी कि अगर ये प्रोसेस हो गई तो उसके बाद हम वापस से अपने जो बेस प्रोडक्ट होते हैं उनको नहीं गेन कर सकते, यानी कि जो बेस प्रोडक्ट होगा और जो फाइनल प्रोडक्ट होगा उसके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। वो डिफरेंस किन क्वालिटीज़ में होगा? टेम्परेचर, स्टेट, कलर और गैसेस को लेकर के। तो ये चारों चीज़ें जब उसमें चेंजमेंट हो जाएगा तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट होगा और वो बेस प्रोडक्ट के बीच में बहुत ही बड़ा डिफरेंस हमको देखने को मिलता है। चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे कौन से केमिकल इक्वेशन की, कि इक्वेशन होती क्या है। देखिए मान लीजिए एक सिंपल सा हमने कोई भी रिएक्शन करवाया, किसी भी कोई भी दो अपने प्रोडक्ट्स लिए, उनको हमने आपस में मर्ज किया और मर्ज करने के बाद हमने को एक नया प्रोडक्ट मिला। तो एक बेसिक सी प्रोसेस हो गई, ठीक है, एक ये बेसिक सी सिंपल सी प्रोसेस हो गई। अब इस प्रोसेस में हुआ क्या, मान लीजिए हम एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं कि हमारे पास मैग्नीशियम है, उसको हमने ऑक्सीजन के साथ मिक्स किया और हमारा एक नया प्रोडक्ट मिला हमको, क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये दो रिएक्टेंट्स मिलकर के जब अपना फाइनल प्रोडक्ट बनाया तो क्या बनाया, अपना मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये तो क्या थी, एक केमिकल रिएक्शन थी। यहाँ पर हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो बेस प्रोडक्ट से क्या है, एकदम डिफरेंट है, मर्ज होकर के हमको मिला हुआ है। तो ये क्या हुई, केमिकल रिएक्शन हुई। ठीक है, अब हमने ये रिएक्शन तो कर दी, अब यहाँ पर इक्वेशन कहाँ पर हुई, ये तो रिएक्शन हुई, ये क्या हुई, अब हम बात कर रहे हैं इक्वेशन की। रिएक्शन को सिंबलिक फॉर्म पे ले जाएं तो वो हमारी क्या होगी, वो होगी केमिकल इक्वेशन। मान लीजिए Mg का जो सिंबलिक फॉर्म है वो होता है Mg, ठीक है, प्लस हमको मिला क्या, ऑक्सीजन, और हमारे पास क्या मिला, MgO। तो ये जो हमको एक सिंबलिक फॉर्म पे जो रिएक्शन की एक वैल्यू निकल के आई है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। यानी कि जब भी किसी केमिकल रिएक्शन को सिंबलिक फॉर्म पे रिप्रेजेंट किया जाता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। बहुत इजी है, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक बार फिर से मेरे साथ रिपीट कर लीजिएगा तो आपको बहुत ही इजीली लर्न हो जाएगा कि जब भी किसी केमिकल रिएक्शन को सिंबलिक फॉर्म पे रिप्रेजेंट करते हैं उसे ही हम लोग केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि केमिकल इक्वेशंस को लिखने का सही मेथड क्या होता है। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया कि जो भी सिंपल सी केमिकल रिएक्शन थी उसको हमने सिर्फ सिंबलिक फॉर्म पे लिख दिया, लेकिन अभी ये क्या है कि अगर हमको गौर से देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी कमी हमको समझ में आएंगी। तो ये कमियाँ क्या हैं, क्या ये इक्वेशन सही है, नहीं, ये केमिकल इक्वेशन तो है, लेकिन अगर हम इसको कहें कि ये एकदम सही है तो नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि केमिकल इक्वेशन दो टाइप की होती हैं। तो आइए उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए आ जाते हैं अपने केमिकल इक्वेशंस में, क्या वो कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो केमिकल इक्वेशन दो टाइप की होती हैं, एक होती है स्केलेटल और एक होती है बैलेंस इक्वेशन। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, इससे पहले जब मैंने आपको केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन में जब सिंबलिक फॉर्म पे किया था तो मैंने आपको सामने ये लिख करके दिखाया था कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए जो स्केलेटल इक्वेशंस होती हैं वो क्या होती है, वो एकदम रफ होती हैं, यानी कि जो रिएक्शन जैसी दी गई है हमने उसको उठा करके वैसे सिंबलिक फॉर्म पे उसको चेंज कर दिया, उसमें कुछ भी हमने एडअप नहीं किया। गौर से देखेंगे तो यहाँ पर मैग्नीशियम है लेकिन ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन अकेला, जबकि ऑक्सीजन का सिंबलिक फॉर्म क्या होता है, O2। अब जब हमने इसको O2 कर दिया तो यहाँ पर देखेंगे कि जब ये बैलेंस नहीं हो रहा है, यहाँ पर तो ऑक्सीजन के दो दिख रहा है लेकिन यहाँ पर ये बैलेंस नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का एक है, तो ये बैलेंस नहीं है। ये क्या हुई, ये हुई अभी हमारी स्केलेटल इक्वेशन। अगर हमें इसको बैलेंस में करना है, यानी बैलेंस इक्वेशन में करना है, तो जितना भी इसका रॉ मटेरियल्स होने चाहिए, जितने भी इसके रिएक्टेंट की वैल्यू होनी चाहिए, वही हमारे पास कहाँ पर भी आनी चाहिए, फाइनल प्रोडक्ट में भी।
तो हम जब भी बात करेंगे तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के जो फॉर्मूला है हम उस पर ही वर्क करेंगे, और जब हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्क करेंगे तो यहाँ पर जितना भी रिएक्टेंट होने चाहिए, जितनी वैल्यू रिएक्टेंट की होनी चाहिए उतनी उसकी फाइनल प्रोडक्ट की भी होनी चाहिए। दोनों में डिफरेंस होगा तो वो बैलेंस नहीं मानी जाती। तो यहाँ पर देखिए, अब इसको बैलेंस करने के लिए अगर हम 2 यहाँ पर करते हैं तो 2 हमारे यहाँ पर भी ऐड होना चाहिए, तो इसको हमने किया 2 mg, बट यहाँ पर मैग्नीशियम के अब 2 हो गए तो यहाँ पर हम इसको कर दिया 2 mg। तो ये जो इक्वेशन हमको मिली है ये हुई हमारी कौन सी, बैलेंस इक्वेशंस। अब ये बैलेंस है, यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम के 2 हैं, ऑक्सीजन के भी 2 हैं, यहाँ पर भी मैग्नीशियम के 2 हैं और ऑक्सीजन के भी 2 हैं। तो यानी कि ये जो केमिकल रिएक्शन अब हमारे पास मिली है, जो केमिकल इक्वेशन अब हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो वो क्या है, अब बैलेंस है। यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का पूरा ध्यान रखा गया है, यानी कि जितने भी रिएक्टेंट की वैल्यू है मास की उतनी उसके फाइनल प्रोडक्ट के भी है। तो यहाँ पर किसी भी तरीके से कोई डिफरेंस नहीं है। तो जब करते हुए हम चीज़ों को अपनी केमिकल इक्वेशन को और अच्छे मॉडिफाइड करके और अच्छा रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। तो उसको हम आगे बात करेंगे कि उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम ये देखते हैं कि केमिकल इक्वेशंस में फिजिकल स्टेट को कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो बहुत ही इजी है कि जो भी हमारे पास प्रोडक्ट या रिएक्टेंट होते हैं तो हमें सिर्फ उनको सिंबलिक फॉर्म पे लिख देना होता है ब्रैकेट में कि वो किस स्टेट के हैं, यानी किस फिजिकल स्टेट के हैं। अगर वो गैस है तो G से रिप्रेजेंटेशन, अगर वो सॉलिड है तो S से, अगर वो लिक्विड है तो LIQ से भी हम रिप्रेजेंटेशन उसका दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर आ जाते हैं mg में, तो यहाँ पर 2 mg जो मैग्नीशियम है ये हमारा ये सॉलिड स्टेट का है, और इसी के बाद अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ये क्या हो गए, ये हमारी गैसेस स्टेट में हो गए। और उसके बाद जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है MgO, फिजिकल स्टेट में जो हमें रिप्रेजेंटेशन देना होगा तो कैसे, अब मैग्नीशियम है तो ये सॉलिड स्टेट में, ऑक्सीजन है गैसेस स्टेट में, और जो फाइनल प्रोडक्ट है वो भी हमारा क्या है, सॉलिड स्टेट में। तो इस तरीके से हमने जो उनकी फिजिकल स्टेट है उस तरीके से रिप्रेजेंटेशन कर दिया है विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स। तो यहाँ पर बस हमने सिंबल्स को ब्रैकेट में बता दिया कि उनका स्टेट कितना है। तो जो हमारे पास एक फाइनल इक्वेशन हमको अवेलेबल होती है लास्ट में, वो इस तरीके से मिलती है। और ये बैलेंस होने के साथ साथ ये इक्वेशन हमको ये भी बता देती है कि उसमें प्रोडक्ट या रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट कौन सी थी। तो समझना हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है लास्ट में कि फिजिकल इक्वेशन में आखिर कहा क्या जा रहा है। तो हम फिजिकल इक्वेशंस को देख करके बहुत ही इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन किस बेस पे हुई होगी, किन कंडीशंस में हुई होगी, और उसका रिजल्ट क्या हमको मिल रहा है। तो आज की वीडियो के लिए हमारे पास इतना ही था, और आगे का वीडियो ज़रूर देखिएगा जिसमें कि हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की, जो बहुत ही इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन होने वाला है। तो प्लीज़ डोंट मिस आवर नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।